गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है लर्निंग स्ट्रेटजीज़। लास्ट पॉइंट में हमने फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग के बारे में किया था, तो आज जो हमारा फर्स्ट यूनिट का सेकंड कॉन्सेप्ट है लर्निंग स्ट्रेटजीज़। अब लर्निंग स्ट्रेटजी शुरू करने से पहले हमें ये समझना है कि स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। स्ट्रेटजीज़ को हिंदी में जैसे रणनीति भी कहा जाता है, या किसी काम को पूरा करने के लिए एक प्री प्लान एक्टिविटी कही जा सकती है। जब हम किसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली अपना काम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको कम टाइम में, कम मेहनत में बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो ऑब्वियसली हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारा उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता। हमने ये तो समझ लिया है कि सीखना क्या है, कि सीखना एक प्रोसेस इम्प्लीमेंट करता है, जिसमें प्रोसेस में हम अपने आप को डाल के और उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप्स उनको फुलफ़िल करते जाते हैं और लास्ट में हम एक पर्टिकुलर तरह का व्यवहार करना सीख जाते हैं, और जो व्यवहार करना सीखते हैं वही सीखना है। अब वो किस तरह का हमने व्यवहार करना सीखा है वो डिपेंड करता है कि हम क्या सीखना चाह रहे थे। तो यहाँ पर सीखने में जब स्ट्रैटेजीज़ की बात आती है तो वो सीखने में स्ट्रैटेजीज़ का अपना एक रोल है। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से सीख सकते हैं, समूह में अपने जो एज के बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे हम सीख सकते हैं, बड़ों से सीख सकते हैं, एक दूसरे के सहयोग से सीख सकते हैं। तो यही अलग अलग तरह की कई स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के नाम से डिफ़ाइन किया गया है। एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने कई तरह की ऐसी स्ट्रेटजीज़ को डिफ़ाइन किया है जिनको हम सीखने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक जिस तरह से आपकी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं उसी तरह से टीचिंग स्ट्रेटजीज़ भी हैं। जब आप अपनी थर्ड यूनिट में चेकआउट करोगे मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, तो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ आएंगी जिसको एक टीचर अपनी क्लास में पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल करता है। वो तो एक टीचर के द्वारा बनाई गई हो गई, इम्प्लीमेंट की गई हुई है, जिसको उसने कम समय में बच्चों के सहयोग से एक दूसरे को सिखाने में सहयोग करता है। बट ये लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं। अब वहाँ पर दो पर्सन थे, एक टीचर था जो इस स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करता है और उसको स्टेप बाय स्टेप बच्चों पर इम्प्लीमेंट करने के बाद उनके सीखने में सहयोग करता है। यहाँ पे लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है। तो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में डिपेंड करता है कि हम आपस में एक दूसरे के सहयोग से कैसे सीखते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प से कैसे सीखते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने आप लोगों के जो सिलेबस है उसमें बेसिकली 4 तरह की अलग अलग स्ट्रेटजीज़ की बात की है, जिसमें है कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, पीर ट्यूटरिंग क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है और ग्रुप लर्निंग के बारे में उन्होंने बात की है। तो इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, पीर ट्यूटरिंग और कोलैबोरेटिव एक दूसरे के सहयोग से, या ग्रुप लर्निंग एक समूह अधिगम क्या है। इसमें से जो पहली स्ट्रेटजीज़ है लर्निंग स्ट्रेटजी कोऑपरेटिव लर्निंग, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए मीनिंग ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या है। तो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में जो फर्स्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, इसको हिंदी में समूह अधिगम कहा गया है, सहकारी अधिगम कहा गया है। अब सहकारी अधिगम का मतलब क्या है? सहकारी अधिगम में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सहयोग से किसी काम को करना सीखना शुरू करता है। इस सहकारी अधिगम को सबसे पहले सिम्प्थ ने इसके बारे में डिफ़ाइन किया था। उन्होंने इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए बताया कि एक सहकारी अधिगम में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र एक समूह में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से सीखने की क्रिया को शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने बात की लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की, उसमें एक टीचर है, बट यहाँ एक लर्निंग स्ट्रेटजीज़ की बात हो रही है। तो कोऑपरेशन में, या अगर हम कोऑपरेशन की बात करते हैं, देखो हमने कई बार देखा है बच्चे समूह में खेलते हैं। अपने खेलने से पहले वो अपने समूह में सदस्यों की सदस्यता निश्चित करते हैं, कौन क्या रोल प्ले करेगा। हम जो रोल, उनके अपने नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही वो एक दूसरे को काम करने के लिए भी देते हैं।
हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो एक जब छोटा समूह आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से किसी काम को प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो आपस में सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सहकारी अधिगम क्या है? जब हम आपस में एक छोटे समूह में मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसे सहकारी अधिगम कहा गया है। इसकी डेफिनेशन के तौर पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या कहने की कोशिश है। इन्होंने कहा है कि सहकारी अधिगम अधिगम की वह गति है या नीति है जिसमें एक छात्र एक समूह में मिलजुल कर अधिगम अर्जित करने के अवसर प्राप्त करते हैं। इसमें छात्र के कई समूह बनाते हैं जिसमें प्रत्येक में विषय पर उनकी एक समझ अलग अलग योग्यता के स्तर पर कम छात्र होते हैं। वे मिलजुल कर संपूर्ण सहयोग करते हुए बिना किसी भेदभाव के क्रियाओं को पूरा करते हैं। वे आपस में अपनी अपनी जानकारी समझ को बांटकर पाठ्यक्रम के विषय को हल करते हैं। वे एक दूसरे के सहायता से इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर अगर इसी डेफिनेशन को डिफाइन करें तो सबसे पहले तो हमें यही बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कोऑपरेशन है क्या। कोऑपरेशन दो व्यक्तियों का, दो समूहों का आपस में सहयोग है। अब वो दोनों मिले किस काम के लिए हैं? किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए, जिसमें वो बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे के सहयोग करते हैं और उस काम को पूरा करके अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा है कि अलग अलग योग्यता के स्तर के बच्चे भी हो सकते हैं। अब जब हम एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में सभी तरह के बच्चे हो सकते हैं। कुछ तेज बुद्धि के होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के लब्धि के बच्चे होते हैं, कुछ कम बुद्धि लब्धि के बच्चे होते हैं। तो जब मैंने शुरू में आपको कहा कि हर बच्चे की सदस्यता निश्चित की जाती है, तो इसमें क्या है, जब ग्रुप बनेगा, ग्रुप में हमने एक बात को एक खेल खेलने का या कुछ सीखने के लिए हमने डिसाइड किया है, तो सभी एक दूसरे के काम को निर्धारित करेंगे। तो उसमें हर कोई किसी न किसी की जो जिम्मेवारी दी गई है वो उसको बिना किसी भेदभाव के पूरा करने की कोशिश करता है। तो जब हम इस तरह से किसी ग्रुप में सीखते हैं तो वो जो सीखा हुआ है वो हमारा अपना एक अनुभव कह सकते हैं। एक ऐसा अनुभव जिसको हमने खुद गेन किया है, खुद सीख कर उसको महसूस किया है। ऐसे अनुभव जब हम सीख कर प्राप्त करते हैं तो वो हमारी थ्रू आउट लाइफ काम आते हैं। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग में हमने इस बारे में समझा कि सहकारी अधिगम एक समूह में विद्यार्थियों का या दो व्यक्तियों का, दो समूहों का आपस में एक दूसरे को सहयोग करके सीखने के, एक दूसरे का सहयोग करके सीखने के कार्य को पूर्ण करने का एक प्रोसेस है या एक कार्यक्रम है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताओं से कुछ और आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले कहा गया है सामूहिक अधिगम, ग्रुप लर्निंग है। सामूहिक अधिगम से सीधा सा मतलब क्या है कि यहाँ पर सभी मिलकर ग्रुप में ये बात आती है कि मैं की भावना नहीं रहती, हम की भावना होती है। तो जो ग्रुप में है वो ग्रुप में सभी हम कहकर संबोधित करते हैं। हमसे क्या है, उस ग्रुप में एक यूनिटी बन जाती है। और यूनिटी से क्या है कि उनमें आपस में किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता। तो जब सभी मिलकर उस काम को करने का प्रयास करेंगे तो सभी को अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त होंगे और यही अनुभव उनके सीखने में सहयोगी होंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है ग्रुप लर्निंग। दूसरा है सहयोग की भावना। अब इसमें जब मिलकर करेंगे तो सभी एक दूसरे का बिना किसी भेदभाव के सहयोग करेंगे, जिसे सहयोगपूर्ण भावना से पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बात की है सामूहिक अभ्यास। इस अधिगम प्रणाली में कक्षा में अब मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहूँगा, ये अधिगम की रणनीति है। अधिगम और शिक्षण ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह होते हैं। एक टीचर के द्वारा भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है क्लास में, एक समूह में विद्यार्थी स्वयं भी इस रणनीति को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है कक्षा में एक अध्यापक बच्चों के छोटे छोटे समूह बना सकता है। मान लीजिए क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो 10-10 विद्यार्थियों के 3 समूह बना सकता है और 3 समूह बना के उनको एक काम दिया जा सकता है कि आप लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को या काम को पूरा करना है। जब वो मिलकर काम को पूरा करते हैं तो उसमें जैसे समूह है, समूह में एक को मुखिया बनाया जाता है। अब जो मुखिया है वो बाकियों के कार्य के
बारे में समझाएगा कि आपने क्या करना है, दूसरे ने क्या करना है, तीसरे ने क्या करना है। तो जब वो आपस में मिलजुल कर काम करेंगे तो सारे सहयोगपूर्ण व्यवहार रखेंगे, तभी वो काम पूरा हो पाएगा। और जब ये मिलकर काम पूरा करेंगे तो ऑब्वियसली वो जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसमें सभी की भागीदारी निश्चित की जाती है और सभी सक्रिय रूप से इसमें भागीदार बनते हैं। इसीलिए कहा गया इट इज़ ए कॉपरेशन ग्रुप प्रैक्टिस, सामूहिक अभ्यास है ये। नेक्स्ट है बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल। ये किन सिद्धांतों पर काम करता है? इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिस पर ये काम करता है। सबसे पहले है लर्निंग बाय प्रैक्टिस, अभ्यास को ये अपने सिद्धांत में काउंट करता है कि जो वो बच्चे कर रहे हैं उसको बार बार दोहराते हैं ताकि उस काम को पूरी तरह से करना सीख जाएं। दूसरा होता है उसमें बात करते हैं इमिटेशंस, अनुकरण, प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन, एक दूसरे के अनुकरण करके। इमिटेशन लर्निंग का मतलब होता है कि जब हम किसी दूसरे को देखकर वैसा करने की नकल करते हैं या नकल के जरिए उसको करने की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिसको हम दूसरे को देखकर वैसा करने की कोशिश करते हैं, हम उस काम को सीख जाते हैं। क्लास में टीचर के द्वारा बोर्ड पर कोई आकृति बनाया जाना, बच्चों के द्वारा देखकर उसको ड्रॉ करना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना, इससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसका दूसरा प्रिंसिपल है। थर्ड है करके, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने, उसके प्रिंसिपल पर आधारित है। इसमें क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया कि बच्चे सभी सामूहिक तौर पर इसमें सहयोगी होंगे, सभी की अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी भूमिका को निभाते हुए अपने काम को पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जानकारी बांटना, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। जब एक समूह बन जाता है, समूह में मैंने कहा कि मैं की बजाय हम की भावना काम करेगी, तो यहाँ पर सभी बच्चे एक दूसरे को सहयोग करेंगे, उसमें जो जानकारी है उसको साझा करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे। स्व-अध्ययन। नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग। यहाँ पर बच्चे खुद सीखते हैं। सेल्फ लर्निंग में क्या बात आएगी कि बच्चे आपस में जब सीखेंगे एक दूसरे की हेल्प से, उससे उनको जो खुद एक्सपीरियंस होगा वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। एंड द लास्ट में बात करते हैं आपसी समझ में सहायता। जब बच्चे खुद किसी काम को पूरा करते हैं तो इससे उनकी आपसी समझ का विकास होता है। आपसी समझ से क्या मतलब है कि जब मैं कोई काम खुद करके देखूंगा तो इससे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे इंटरनल फीलिंग्स जो हैं, एक इंटरनल सूझबूझ या इनसाइटनेस की बात, जैसे कल हमने बात की थी लर्निंग बाय इनसाइट, वो जो आंतरिक समझ और सूझबूझ पैदा होती है वो सब अध्ययन में सहयोगी होती है, जिससे हम उस चीज़ को सही ढंग से करना सीखते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने बात की। कोऑपरेटिव लर्निंग में वो किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ हैं, इसके शैक्षिक लाभ हैं, एजुकेशनल, साइकोलॉजिस्ट एंड द सोशल बेनिफिट्स हैं। इसको अलग अलग स्तर पर हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसमें बात कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक लाभ। साइकोलॉजिकली जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है जब वो आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। एक जब टीचर सिखाता है तो वो सीखने में कुछ कमी रह सकती है। वैसे टीचर हमेशा अपनी तरफ से अच्छा सिखाने की कोशिश करता है, पर उस समय क्या होता है कि शायद बच्चे का ध्यान भटक जाए, बच्चे उस चीज़ को कई बार इतनी अच्छे से गेन नहीं कर पाते। बट यहाँ पे क्या है, जब बच्चे उस काम में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, साइकोलॉजिकली उनके माइंड में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जाता है कि हाँ, हमने ये काम खुद किया है, हमने इस काम को खुद पूरा किया है। तो जहाँ पर जब ये भावना आ जाती है तो उनका सीखने का स्तर बढ़ जाता है। यहाँ पर जब बच्चे आपस में सहयोग से पूरा काम करेंगे तो उसमें सभी बुद्धि स्तर के बच्चे पाए जाते हैं। बच्चे जो किसी तरह से मानसिक रूप से मंदित हैं या स्लो लर्नर हैं, जब वो भी उस ग्रुप में मिलकर सहयोग से पूरा करते हैं तो उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है कि हम भी कर सकते हैं। अगर उन बच्चों को अलग छोड़ दिया जाता है क्लास में तो वो पिछड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसके सीखने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि उनकी साइकोलॉजिकली माइंड डेवलपमेंट होती है। शैक्षिक लाभ में बात कह सकते हैं आपसी क्रियाशीलता, प्रतिमान, आपस में सभी बच्चे मिलजुल कर उसको काम को पूरा करने में सहयोग करते हैं, अच्छे कार्य से उसे अच्छे मन से पूरा कर सकते हैं। तो
कुल मिलाकर अपने आप में इसके कई एजुकेशनल बेनिफिट्स भी हैं। सोशल बेनिफिट्स से मतलब ये लगाया जा सकता है कि बच्चे सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, एक दूसरे में जब वो एक दूसरे से सहयोग से सीखते हैं। कई बार जब टीचर समझाता है तो वो किसी तरह के क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं, बट जब वो आपस में ग्रुप में सीखते हैं तो वहाँ पर उनकी हेजिटेशन नहीं रहती, क्योंकि वहाँ सभी एक स्तर के एक आयु के बच्चे होते हैं, तो वो आराम से जो उनके मन में क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है, आपस में काम को करने के प्रति जिम्मेवारी की भावना आती है बच्चों में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो सहकारी अधिगम की कई विशेषताएं हैं, कई लाभ हैं, तो इन सब के साथ इसकी एक इम्पोर्टेंस है। पर इसमें कहीं ना कहीं इसके कुछ वीक पॉइंट भी आ जाते हैं। वीक पॉइंट कब आते हैं? जब जो प्रोसेस है उसको सही वे से इम्प्लीमेंट ना किया जा सके। इम्प्लीमेंट से मतलब क्या होता है कि जब हम ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो कई बार सभी का सहयोग नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो हम नॉर्म्स डिफ़ाइन करते हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाते। कई बच्चे अपनी जिम्मेवारी जो दी जाती है, जो उनको सदस्यता दी जाती है, वो उसको पूरा नहीं कर पाते, इस वजह से कई बार वो काम पूरा नहीं हो पाता। या फिर पक्षपात की भावना आ जाती है। कई बच्चों में दूसरे बच्चों के प्रति पक्षपात की भावना होती है कि ये काम टीचर ने उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जहाँ इसकी बहुत सी अपनी विशेषताएं हैं तो कुछ ना कुछ इसमें कमियां भी आ जाती हैं। तो इसी तरह से जो चारों स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अपने आप में अधिगम के लिए अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं। कल हम इसमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।